स्वागत है आप सभी का जैक बोर्ड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जहां आज हम लोग करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3। मॉडल सेट का हम लोग 2 पार्ट कर चुके हैं, आज हमारा तीसरा पार्ट है। पूरे यूट्यूब में मैंने जब छाना तो क्या देखा कि पूरा यूट्यूब में सब्जेक्टिव मॉडल सेट का जो क्वेश्चन है आज तक किसी ने नहीं करवाया है। हमने ऑब्जेक्टिव भी करवाया और एक पार्ट हमारा सब्जेक्टिव का भी आ चुका है और लास्ट पार्ट जो हमारा है वो आ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, पार्ट थर्ड में हम लोग करने क्या वाले हैं। तो पार्ट थर्ड में जो है वो हम लोग करने वाले हैं सेक्शन डी को। पहले लेक्चर में हम लोगों ने सारे ऑब्जेक्टिव किए थे सेक्शन ए। दूसरा लेक्चर जो हमारा मॉडल सेट का था उसमें हम लोग सेक्शन बी और सेक्शन सी देखे थे। आज हम लोग करेंगे सेक्शन डी। अब सेक्शन डी में हमारे पास जो है वो टोटल 6 सवाल है, टोटल 6 सवाल है, लेकिन एग्जाम में हम लोगों को 4 सवाल बनाना है। लेकिन अभी हम लोग सॉल्यूशन में सारे सवाल को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनाना है, एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स मिलेगा। तो ये सेक्शन डी हमारा टोटल कितना मार्क्स का है? 20। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा मॉडल सेट का जो है वो लास्ट पार्ट है, तो इसमें आपको हम कुछ हिंट देते हैं। अगर आप एग्जाम में लिखने के लिए जाते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि जो सब्जेक्टिव वाला पार्ट है उसे हम पहले करें और जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है उसको हम बाद में। क्योंकि अगर इन केस टाइम कम बच गया, उस कंडीशन में अगर ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट बचा हुआ है तो आप जल्दी जल्दी ऑप्शन ए बी सी करके हम क्या बोल सकते हैं, तुक्का भी मार सकते हैं। लेकिन अगर सब्जेक्टिव वाला पार्ट बचा हुआ है तो उस कंडीशन में आप जो है वो सवाल को सॉल्व कर सकते नहीं है। ये टाइम टेकिंग होता है। ये लेक्चर आपका लगभग 1 घंटे का होगा। 1 घंटे के अंदर हम कोशिश करेंगे कि सेक्शन डी को आपको आसान भाषा में समझाते हुए खत्म कर दें। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हमारा जो सेक्शन डी है वो कितना नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होता है? 43 नंबर से। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो को नहीं लाइक किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए ताकि सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 43 नंबर में क्या बोल रहा है कि आप जो है वो हमको कैपेसिटेंस निकाल करके बताइए, और किसका? पैरेलल प्लेट का। सेक्शन डी में जितने भी 5 मार्क्स वाले सवाल हैं उसमें हमने क्या कॉमन देखा है कि जो पहले 3 मार्क्स में पूछता था उसी को 5 मार्क्स में पूछा है, बस उसमें थोड़ा सा 1-2 न्यूमेरिकल ऐड कर दिया है। जैसे इसमें भी है 2 पार्ट है, पहले एक पार्ट को करेंगे फिर दूसरे पार्ट को करेंगे। तो हमारा जो पहला पार्ट है वो यहां तक है, फिर हम लोग दूसरे पार्ट को भी देखेंगे। तो कैपेसिटेंस निकालते हैं, और कैपेसिटेंस हमको किसके कारण निकालना है? पैरेलल प्लेट के कारण। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, हमारे पास 2 पैरेलल प्लेट है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। मान लेते हैं इसके ऊपर टोटल चार्ज जो हमारा है वो प्लस क्यू है और इसके ऊपर टोटल चार्ज क्या है? माइनस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो होगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। 2 प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है वो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको पूछे एक प्लेट के कारण, अगर आपको पूछ देगा सिंगल प्लेट के कारण, सिंगल प्लेट के कारण, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या यही होता है? हाँ बिल्कुल। आगे ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव के पर्पस से इंपॉर्टेंट था इसीलिए हम आपको लिख करके बता दिए। हमें जो है वो निकालना है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, बोलेंगे वी नो डाइट। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कि कैपेसिटेंस इज इक्वल टू होता है, ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, चार्ज इज इक्वल टू क्यू बराबर होता है सी भी। तो C इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन में V। इसे हम कह देंगे इक्वेशन फर्स्ट। C क्या है? कैपेसिटेंस। Q क्या है? चार्ज। और V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान दीजिएगा, हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, लेकिन हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता नहीं है। क्या पता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें एक ऐसा रिलेशन चाहिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का होगा। तो बोलेंगे नाउ हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का जो रिलेशन होता है वो होता है E इज इक्वल टू V अपॉन में L। अब यहां पर जो L होता है वो डिस्टेंस होता है, दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो यहां पर हम क्या मान लेते हैं? D। तो यहां पर जो L है इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? D लिखेंगे। तो देखिएगा,
हम यहाँ पर L के जगह पर क्या लिख दिए, D, क्योंकि डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया है, D। अब ध्यान दीजिएगा कि V इज इक्वल टू लिख सकते हैं, ये ऊपर आ जाएगा तो बन जाएगा ED बन जाएगा। तो V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, बगल में क्या है, D। अब ध्यान दीजिएगा सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा का वैल्यू जो है वो नेक्स्ट स्टेप में पुट करेंगे। तो बोलेंगे V इज इक्वल टू हमारे पास है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट D। तो V इज इक्वल टू आएगा सिग्मा के जगह पर Q अपॉन में A, बगल में D है और नीचे क्या है, एप्सिलॉन नॉट। ब्रैकेट में लिख देंगे कि सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q अपॉन में A। अब ध्यान दीजिएगा हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू निकल गया है, पहले इक्वेशन में पुट करेंगे और हमको जो है वो आधा सवाल का सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि हम पहले आधा पार्ट को कर रहे हैं। तो बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है C इज इक्वल टू Q अपॉन में V, और V का वैल्यू हम क्या निकाले हैं, QD अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट। तो क्या करेंगे, V के जगह पर हम लोग पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे, ये हो जाएगा QD अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट। तो क्या ये Q से Q डिलीट हो जाएगा, बचेगा क्या, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट नीचे क्या हो जाएगा यहाँ पर D। तो हमारा जो कैपेसिटेंस का वैल्यू आया है वो आ गया है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, सवाल का ध्यान से सुनिएगा। हाउ इट चेंजेस, किस तरीके से बदलेगा विथ इंसर्टेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, जब इसमें हम डाई इलेक्ट्रिक डाल देंगे तब इसमें क्या बदलाव आएगा। तो चलिए देखते हैं। हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक डाल दिया। तो चलिए डाई इलेक्ट्रिक डाल देते हैं। देखिएगा हम इनके बीच में क्या करते हैं, एक डाई इलेक्ट्रिक डाल देते हैं। ये जो हमारा है वो डाई इलेक्ट्रिक हो जाएगा। चलिए हम अपने से बना देते हैं। ये जो हमारा है वो डाई इलेक्ट्रिक है। किसी भी मटेरियल के अंदर होता है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, तो हम कहेंगे कि इस मटेरियल के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है इस पॉजिटिव वाले से अट्रैक्ट होगा तो इधर आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा इसके अंदर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव वाला जो होगा वो नेगेटिव से अट्रैक्ट करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज हमारा इधर आएगा। बिल्कुल आएगा कि नहीं। अब ध्यान दीजिएगा जो चार्ज यहाँ पर बना है इसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज। और इंड्यूस्ड चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है वो किसके कारण बना है, इंड्यूस्ड चार्ज के कारण बना है। इसीलिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम नाम देंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और पहले से जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड था इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कहते हैं अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, अप्लाइड। ई ए का मतलब अप्लाइड है और ई आई का मतलब क्या है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई पूछे कि अप्लाइड और इंड्यूस्ड के बीच में क्या रिश्ता होता है, तो हमारा जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो के टाइम्स होता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का, यही होता है। तो यहां से अगर हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा अप्लाइड अपॉन में के। ये हमारा के इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो इंड्यूस्ड का वैल्यू हमें निकल गया है और हमको जो है पहले तो अप्लाइड के कारण निकाले थे, अब हमें इंड्यूस्ड इस डाई इलेक्ट्रिक के कारण क्या चेंजेस आएगा, इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण निकालना है हमें। क्या निकालना है, कैपेसिटेंस। तो ध्यान दीजिएगा हम क्या बोलेंगे, जैसे जैसे यहाँ पर स्टेप फॉलो किए हैं उसी तरह से सेम स्टेप हम लोग यहाँ भी फॉलो करेंगे। लिख देंगे पहले, क्या लिखेंगे कि अब हम लोग जो है इसमें डाई इलेक्ट्रिक डाल रहे हैं। तो आफ्टर इंसर्टेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, आफ्टर इंसर्टेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, ये हमारा क्या बन जाएगा, बोलेंगे वी नो डाइट। सारा स्टेप जो होगा वो पीछे वाला ही फ्लो होगा। Q इज इक्वल टू होता है C भी, तो C इज इक्वल टू लिख सकते हैं Q अपॉन में V।
ये है Q अपॉन में भी, इसे कह देंगे इक्वेशन फर्स्ट। फिर बोलेंगे नाउ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है V अपॉन में D। अब यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन सा है, इंड्यूस्ड है, तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा EI, क्योंकि पहले अप्लाइड के कारण निकाले थे, अब हम लोग को दूसरा केस में इंड्यूस्ड के कारण निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से हम कहेंगे V इज इक्वल टू हो जाएगा E इंड्यूस्ड इनटू में D। तो V इज इक्वल टू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, तो इंड्यूस्ड बराबर है अप्लाइड अपॉन में K। अगर कोई पूछे K क्या होता है, तो K का मतलब है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ध्यान दीजिएगा, हम बोलेंगे कि यहां पर इंड्यूस्ड बराबर हो जाएगा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में K और फिर बगल में क्या है, D। अब हम लोग अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पुट करेंगे, तो अप्लाइड का वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, V इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, नीचे के ऊपर D। बोलो यही था, अप्लाइड का वैल्यू हम लोग पुट कर दिए। अब हम लोग को जो है वो सिग्मा का वैल्यू पुट करना है। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा का मतलब है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा का वैल्यू होता है Q अपॉन में A, बगल में है D, नीचे है एप्सिलॉन नॉट K। अब हम लोग को V का जो वैल्यू है वो पहले वाले इक्वेशन में पुट कर देना है, पिछले वाले की तरह। तो बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास आएगा कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q अपॉन में V, और V का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, तो क्या करेंगे, V का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा V का वैल्यू QD अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट गुना में K। ये Q से Q मरेगा, बचेगा क्या, A एप्सिलॉन नॉट K, A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन में यहाँ पर क्या है, D। अब जिस पार्ट को हम सर्कल कर रहे हैं उस पार्ट को तुम लोग ध्यान से देखो, क्या है यहाँ पर कि ये जो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में K वाला जो पार्ट है, क्या पिछला डेरिवेशन में भी आया था, बिल्कुल आया था। ये जो हमारा है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D वाला जो पार्ट है वो हमारा पिछला डेरिवेशन में भी आया था। मतलब जब हम लोग डाई इलेक्ट्रिक डालते हैं तो ये K गुना कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, यहाँ पर K का गुना हो गया है, तो K गुना कैपेसिटेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। तो हम कहेंगे हेंस, हमारे पास क्या होगा, बोलेंगे हेंस आफ्टर इंसर्टेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस will increase K टाइम्स। कितना गुना इंक्रीज कर रहा है, K गुना, K टाइम्स इंक्रीज कर रहा है। इतना आप काम कीजिएगा, पूरे 5 मार्क्स मिलेगा। कितना समय लगा, 5 से 7 मिनट लगा और 5 मार्क्स। अब हम लोग को जो है नेक्स्ट सवाल क्या है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। सवाल बोल रहा है कि आप जो है, इसमें भी 2 पार्ट है। पहला पार्ट में बोला है कि आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन निकाल करके बताइए, तो ये हमारा पहला पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट में हमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल करना है, दोनों पार्ट को आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, माइक्रो वर्ड का मतलब होता है छोटा, माइक्रो वर्ड का मतलब क्या होता है, छोटा, और स्कोप का मतलब होता है देखना। जो डिवाइस, जो यंत्र छोटी चीजों को देखने में मदद करता है, किसी भी छोटे चीज का बड़ा इमेज बनाता है, उसी को हम लोग कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो वही हमने लिखा है कि जो वेरी लार्ज साइज ऑफ इमेज बनाएगा, किसका, टीनी ऑब्जेक्ट का। टीनी का मतलब होता है छोटा, क्या होता है, छोटा, उसी को कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आगे देखिए क्या बोल रहा है, इसका जो है वो कंस्ट्रक्शन में इसके अंदर क्या क्या होता है। इसमें 2 लेंस लगा हुआ है, दोनों अलग अलग है, वही लिखे कि इसमें जो है वो 2 लेंस है और दोनों डिफरेंट साइज का है, बड़ा छोटा है। जो लेंस ए बी जो हमारा है वो ऑब्जेक्ट है, जो लेंस ऑब्जेक्ट की ओर है उसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं। जिधर से हम आंख लगा करके देखेंगे, अरे लेंस है तो लेंस से देखेंगे तो आंख लगाएंगे कि नहीं, तो जिधर हम आई लगाते हैं, आंख लगाते हैं, उसे हम कहते हैं आई पीस।
फिर क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव जो होता है वो छोटा होता है और आई पीस जो होता है वो क्या होता है, बड़ा। आपको इतना ही लिखना है कंस्ट्रक्शन में, इससे ज्यादा लिखना नहीं है। कंस्ट्रक्शन के बाद आपको जो है वर्किंग लिखना है। वर्किंग में हम क्या क्या लिखे हैं, जो बातें हम यहाँ पर लिखे हैं फिगर से आपको समझाते हैं। ए बी जो हमारा है वो ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का जो है वो ए डैश बी डैश इमेज है। इमेज कौन बना रहा है, पहला वाला लेंस जिसे हमने ऑब्जेक्टिव नाम दिया है। दूसरा देखिए, ये जो इमेज है वो इसके लिए जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। किसके लिए, आई पीस के लिए। तो ये जो हमारा इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। और इस इमेज का इमेज मतलब फाइनल इमेज, फाइनल इमेज जो है वो यहाँ पर बन रहा है ए डबल डाइस बी डबल डाइस। कोई पूछे कि ये जो इमेज है इस लेंस से कितना दूरी पर बना है, तो ये जो हमारा है वो कितना दूरी पर बनता है, तो हम कहेंगे इसको D से डिनोट करते हैं, इसको VE से भी डिनोट करते हैं, और ये होता है 25 सेंटीमीटर। क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर पर बना है। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट इतना छोटा था और हमारा जो इमेज है इतना बड़ा बना, तो क्या इमेज का साइज बड़ा हुआ, तो माइक्रोस्कोप का तो काम यही है। अब हमें निकालना है मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर हम लोग कैसे निकालेंगे, हमारे पास निकालने का तो बहुत सारा तरीका है, पर हम लोग एक को देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है बीटा अपॉन में अल्फा। फिगर में ध्यान से देखिए, बीटा क्या होता है, जो फाइनल इमेज से एंगल बनता है इसे हम लोग कहते हैं बीटा। और ध्यान दीजिएगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट से फाइनल इमेज से एंगल बना उसको बीटा बोल दिए, और जो ऑब्जेक्ट से एंगल बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा। अगर ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा, अल्फा। वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो अब हम लोग को जो है वो बीटा और अल्फा का वैल्यू निकालना है। बीटा का वैल्यू निकालने के लिए बीटा वाला ट्राइंगल लेंगे, कौन सा, ए डबल डाइस बी डबल डाइस C2। और अल्फा का निकालने के लिए हमारे पास अल्फा यहाँ पर है, तो ए डाइस बी डाइस C1। तरीका बहुत सारा है, आसान वाले से चलते हैं। तो पहले हम ट्राइंगल लेंगे ए डबल डाइस बी डबल डाइस C2, और फिर लेंगे ए डाइस बी डाइस, और ये है C1। तो ध्यान दीजिएगा, हम बोलेंगे इन ट्राइंगल ए डबल डाइस बी डबल डाइस C2। ये जो ट्राइंगल है हम आपको रफ फिगर बना करके दिखाते हैं कि ये जो आपका ट्राइंगल है वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है फिगर में। ये जो है कुछ इस तरीके से है, ये है ए डबल डाइस, ये है बी डबल डाइस, और ये क्या है, C2। यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर है, ध्यान दीजिएगा। और ये जो एंगल है इसी को हमने क्या बोला है, बीटा। तो हम बोलेंगे कि हमारे पास 10 बीटा इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो 10 बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा ए डबल डाइस बी डबल डाइस अपॉन में हमारे पास बेस क्या हो जाएगा, बी डबल डाइस C2। आगे ध्यान दीजिएगा, फिर बोलेंगे फॉर अ स्मॉल वैल्यू ऑफ बीटा। जब बीटा एंगल बहुत ही छोटा होता है तब हम लोग क्या बोलते हैं कि एंगल छोटा होने पर 10 बीटा को क्या लिख सकते हैं, बीटा लिख सकते हैं। तो यहां पर 10 बीटा की जगह पर हम लिखेंगे बीटा इज इक्वल टू ए डबल डाइस बी डबल डाइस, और नीचे हो जाएगा बी डबल डाइस C2। इक्वेशन नंबर 2। देखिए हमको बीटा का वैल्यू मिल गया है, अब हमें किसका निकालना है, अल्फा का निकालना है। तो चलिए अल्फा की ओर आगे बढ़ते हैं। तो बोलेंगे इन ट्राइंगल ए डाइस बी डाइस C1। फिगर में जब आप देखिएगा तो आपको ए डाइस बी डाइस और C1 जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये है ए डाइस बी डाइस और ये है C1। यहाँ पर 90 डिग्री है और ये क्या है, अल्फा। फिगर में जब देखिएगा तो आपको जो है वो फिगर में कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ध्यान दीजिए, ए डाइस बी डाइस C1, इसी को हमने जो है वो आगे बनाया है। अब क्या बोलता है कि हमारे पास 10 अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो 10 अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, ए डाइस बी डाइस। दूसरा बेस जो हमारा है वो क्या है, तो बोलेंगे बी डाइस
C1। फिर बोलेंगे फॉर अ स्मॉल वैल्यू ऑफ अल्फा। जब एंगल छोटा होता है तो हम लोग टेन अल्फा को क्या लिखते हैं, हाँ अल्फा, क्या लिखते हैं, अल्फा। तो हाँ, जब एंगल छोटा है तो लिखेंगे टेन अल्फा, जो हमारा है वो क्या हो जाता है, अल्फा। तो टेन अल्फा की जगह लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू ए डाइस बी डाइस अपॉन में क्या हो जाएगा, बी डाइस C1। और इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। हमें बीटा का वैल्यू मिल गया, अल्फा का भी मिल गया। अब हम लोग को क्या करना है कि पुट कर देना है। तो बोलेंगे बाई यूजिंग, कौन कौन सा इक्वेशन को हम यूज कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशन को यूज करेंगे और बोलेंगे m इज इक्वल टू, ऊपर है बीटा, ध्यान दीजिएगा क्या है, ऊपर हमारे पास है बीटा, नीचे है अल्फा। बीटा का वैल्यू ये है, अल्फा का वैल्यू हम लोगों ने यहां पर निकाला है। सारा का वैल्यू पुट करो तो ये आएगा ए डबल डाइस बी डबल डाइस अपॉन में बी डबल डाइस C2, ये बीटा का हो गया। नीचे अल्फा का पुट करेंगे ए डाइस बी डाइस अपॉन में बी डाइस C1। तो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू ए डबल डाइस बी डबल डाइस, ए डबल डाइस बी डबल डाइस अपॉन में हमारे पास हो जाएगा बी डबल डाइस C2 गुना में। अब ये जो पार्ट है डिवाइड में मल्टीप्लाई में लगेंगे तो पलट जाएगा। तो बी डाइस C1 हमारा नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, और ए डाइस बी डाइस ऊपर है तो ये कहां आ जाएगा, नीचे। अब जिसे हम मार्क कर रहे हैं उसे आप ध्यान से देखिएगा। क्या देखना है कि जिसे हम मार्क कर रहे हैं उसे ध्यान से देखिएगा। क्या बोलता है कि ये जो आपका पोर्शन है, ये जो आपका पोर्शन है ए डबल डाइस बी डबल डाइस और ए डाइस बी डाइस, ये हमारा क्या है, तो हम बोलेंगे कि फिगर में ए डबल डाइस बी डबल डाइस क्या है, फाइनल इमेज, और ए डाइस बी डाइस क्या है, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट। तो हम बोलेंगे इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट के हाइट को बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मैग्निफिकेशन क्या होता है, इमेज का हाइट, और ये होता है ऑब्जेक्ट का हाइट। तो ये जो हमारा पार्ट है ए डबल डाइस बी डबल डाइस और ए डाइस बी डाइस, वो हमारा हो गया मैग्निफिकेशन हो गया। तो हम कहेंगे कि जिसको हमने मार्क किया है वो हमारा है मैग्निफिकेशन आई पीस, दूसरे वाले लेंस के लिए ये हमारा मैग्निफिकेशन है। और गुना में यहां पर बच गया है बी डाइस C1 और यहां पर क्या बचा है, बी डबल डाइस C2, ये है मैग्नीफाइंग पावर। बोलो यही है। अब हम लोग को जो है वो क्या करना है, ME का वैल्यू निकालना है, और किसका निकालना है, बी डाइस C1 और बी डबल डाइस C2 का। फिर से फिगर में देखिए बी डाइस C1 और बी डबल डाइस C2 जो है वो है क्या, तो ध्यान देखिए, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास बी डाइस C1, बी डाइस C1, बी डाइस जो हमारा है वो इमेज है, इसके लिए इमेज है, और यहां से यहां का जो दूरी होगा वो क्या होगा, इमेज डिस्टेंस होगा, भी से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा हमारा जो बी डबल डाइस C2 है, ये जो हमारा है वो यहां से लेकर के, अच्छा फिर से देख लेते हैं कि यहां पर जो हमारे पास जो इक्वेशन है वो दोनों जगह क्या है, ये जो हमारा है बी डैश C1 और बी डबल डैश C2, ये जो हमारा है ये भी हमारा है इमेज है, ध्यान दीजिएगा। बी डैश C1 इमेज है इसके लिए, बी डबल डाइस ये जो हमारा पॉइंट है वो बी डबल डाइस है, बी डबल डाइस C2 जो है ये भी इमेज है, लेकिन किसके लिए है, आई पीस के लिए। तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि हमारे पास जो इक्वेशन निकल करके आया है वो क्या निकल करके आया है, हमारे पास जो इक्वेशन निकल करके आया है इसमें ये जो हमारा है बी डैश C1 जो हमारा है वो हमारा क्या है, इमेज है, लेकिन किसके लिए है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए। बी डबल डाइस C2 जो हमारा है वो क्या है, इमेज है, लेकिन किसके लिए है, तो आई पीस के लिए है। गुना में मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, आई पीस का जो मैग्निफिकेशन होता है वो क्या होता है, तो हम कहेंगे कि मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस जो है वो हमारा काम करता है
किसकी तरह काम करता है, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह। हम लोग इसका डेरिवेशन फिर से नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसका जो वैल्यू है वो पुट करेंगे। ये होता है 1+d बाई में एफ ई इज इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर। तो हमारे पास जो मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू है वो आया है, क्या आया है, वीओ अपॉन में वी और 1+d अपॉन में एफ ई। क्या वैल्यू यही आया है? बिल्कुल। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास सवाल में क्या बोला था, सवाल में हमको बोला था कि आप जो है वो निकाल करके दिखाइए। क्या निकाल करके दिखाइए, हमें जो है वो निकाल करके बताइए। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन किसके द्वारा जो है वो आई पीस के द्वारा कितना मैग्निफिकेशन होगा ये हम लोगों ने निकाल दिया। अब हम लोग जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव का जो फोकल लेंथ है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर है, और आई पीस का जो फोकल लेंथ है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो हम कहेंगे, क्या बोलेंगे कि हमारे पास अगला जो पोर्शन है वो न्यूमेरिकल का है। बोल रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 2 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ ऑफ आई पीस हमारा है 5 सेंटीमीटर। आगे ध्यान दीजिएगा, और भी हमारे पास सवाल में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। क्या बोलता है, फिर बोल रहा है कि हमारा जो इफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है वो कितना सेंटीमीटर है, 2.2 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव एंड डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस हमारा जो है वो 18 सेंटीमीटर है। तो कैलकुलेट करके बताइए मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। यहाँ पर माइक्रोस्कोप नहीं लिखा है, सिर्फ और सिर्फ लिखा है ऑब्जेक्टिव लेंस। तो हम लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेंस का ही यूज करेंगे। हमें जो है इसका कोई काम नहीं है, पर हाँ इसका काम है। किसका काम है, ये 2.2 सेंटीमीटर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है वो क्या दिया है। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है वो दिया है 2.2 सेंटीमीटर। बोलो यही दिया है। हमने आपको क्या सिखाया है कि लेंस के लिए जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो माइनस में होता है। फोकल लेंथ जो होता है अगर हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव का तो इसका हो जाएगा प्लस में, लेकिन आई पीस का क्या होगा, माइनस में। आपको साइन कन्वेंशन अगर नहीं आता है तो आप 16 दिन 16 मैराथन का लेक्चर देख सकते हैं, या हमारा ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास का डिटेल है, क्या डिटेल है, एस्पिरेंट फिजिक्स हजारीबाग। आपको यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा होगा, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हमें जो निकालना है वो मैग्निफिकेशन निकालना है। मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भी अपॉन में यू। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के लिए बोला है तो ये दोनों जो होगा वो ऑब्जेक्टिव का होगा। क्या हमको सारा इंफॉर्मेशन दिया है, u का वैल्यू दिया है लेकिन v का वैल्यू दिया नहीं है, हमें निकालना पड़ेगा। तो चलो निकालते हैं लेंस फॉर्मूला से। तो बोलेंगे बाई लेंस फॉर्मूला। अच्छा, लेंस फॉर्मूला से हमें याद आया लेंस मेकर फॉर्मूला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या आपको लेंस मेकर फॉर्मूला याद है? अगर नहीं याद है तो आप 16 दिन 16 मैराथन देखिएगा, ठीक है। और अगर याद है तो कमेंट में आप बताइएगा कि लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, हम बोलेंगे कि 1/f इज इक्वल टू, एक सेकेंड कॉल आ रहा है, एक सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस में 1/u। तो 1/f का जो वैल्यू है सबसे पहले लिख सकते हैं, ये सारा जो पार्ट होगा वो मेरा ऑब्जेक्टिव का होगा। तो ये फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का दिया है 2 इज इक्वल टू 1/v का वैल्यू हमें जो है वो निकालना है, और माइनस 1/u का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है -2.2। ध्यान दीजिएगा 1/2 1/v ओ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/2.2। आगे ये जो पार्ट है वो प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। तो 1/2 माइनस में उस पार्ट को भी इरेज कर देते हैं, आगे हम लोग लिख लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2, ये पार्ट प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। तो ये हो जाएगा -1/2.2 इज इक्वल टू 1/v ओ।
अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो दोनों का एलसीएम आएगा, अगर आप एलसीएम वाले रास्ते से जाएंगे तो वहां से भी जा सकते हैं, हम डायरेक्ट ये दोनों को गुना कर देते हैं। जब गुना करेंगे तो ये 2.2 जो हमारा है वो यहाँ पर आ जाएगा और ये 2 हमारा जो यहाँ पर आ जाएगा, तो 1/VO। 2.2 में जब 2 चला जाएगा तो ये बचेगा 0.2, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.4, एक पॉइंट से एक पॉइंट हमारा जो है वो कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा 2/44। 2 से काटेंगे तो ये हमारा जो है वो 22 में कटेगा, इज इक्वल टू 1/V है। तो 1/22 इज इक्वल टू 1/VO। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो VO इज इक्वल टू आ गया है 22 सेंटीमीटर। पर हमें यहीं तक नहीं रुकना है, हमें तो मैग्निफिकेशन भी निकालना है। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन में U, लेकिन ये जो है वो ऑब्जेक्टिव का होगा, तो V अपॉन में U। V का वैल्यू जो है वो 22 सेंटीमीटर है, U का जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास है -2.2 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से जब पॉइंट हटेगा तो यहाँ 0 लग जाएगा, ये आपका 10 बार में कटेगा, तो m इज इक्वल टू आ गया 10, लेकिन यहाँ पर जो है नीचे वाला माइनस, ये जो माइनस है वो है, तो यहाँ पर -10 सेंटीमीटर। क्या हम लोग को यही पूछा था? बिल्कुल। तो हमारे पास आंसर आ गया है, 5 मार्क्स का सवाल बिल्कुल ही आसान था, है कि नहीं। अब आगे जो हमारे पास है वो क्या बोलता है, आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 45। इतना आसान है, इतना छोटा है, 5 मार्क्स के तो लायक भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसको 5 मार्क्स में दिया है। क्या दिया है कि आपको जो पूछ रहा है कि एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। हमने बहुत बार टेबल बना करके दिखाया है कि अगर वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है भाई तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में घूम रहा है तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। और जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों लगता है तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स। तो ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है कि लॉरेंज फोर्स जो होता है वो क्या होता है, जब एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री मारता है तो उस पर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा भी फोर्स लगता है और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा भी फोर्स लगता है, और इसी को जोड़ देते हैं तो आता है लॉरेंज फोर्स। तो हम बोलेंगे इस पर जो किसी भी चार्ज पार्टिकल पर जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस में मैग्नेटिक फोर्स। बोलो, बिल्कुल यही लग रहा होगा। तो अब हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू चाहिए और किसका चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स का। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स का, तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, तो बोलेंगे लैंग्वेज में क्या लिखेंगे कि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल। अगर ये सवाल हमको 3 नंबर में पूछा रहता तो हम इतना ही लैंग्वेज लिखते और लेकर निकल जाते, लेकिन ये 5 नंबर में पूछा है तो थोड़ा सा हम लोग को लैंग्वेज लिखना चाहिए। तो जब एक चार्ज पार्टिकल एंट्री मारेगा, इंटर करेगा, कहां पर इंटर करेगा, इंटर इन ए रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E, then force will be। इस पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, लिख देते हैं कि चार्ज पार्टिकल है, इसमें जो चार्ज है वो है हमारा Q। चार्ज क्या है, Q। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E। तो उस पर जो फोर्स लगेगा हम जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा QE। और हमारे पास E जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर वेक्टर लगाएंगे, फोर्स के ऊपर वेक्टर लगाएंगे, इसको कह देंगे इक्वेशन 2। हमारे पास फोर्स का वैल्यू मिल गया है, ये वही फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला, याद है कि नहीं, बहुत बार क्लास में करवाए हैं यार। तो ध्यान दो, अब हम लोग को मैग्नेटिक फोर्स की कहानी देखना है, तो पहले क्या करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स का कहानी देखते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। तो क्या बोलता है कि जब एक चार्ज पार्टिकल के पास चार्ज जो है वो क्यू है, चार्ज पार्टिकल के पास जो चार्ज है वो क्या है, क्यू।
एंटर करेगा, इंटर इन रीजन, एक ऐसे जगह पर जहां पर रीजन ऑफ मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बी है, एंड हमारे पास चार्ज का जो वेलोसिटी है वो कितना है, भी है, देन फोर्स विल बी, इस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, तो इस पर जो फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा वो बराबर होगा क्यू इनटू में भी क्रॉस बी के बराबर होगा, और इसे कह देंगे इक्वेशन थर्ड। हमें इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू मिल गया, मैग्नेटिक का निकल गया, दोनों को जोड़ दो, उसी को कहते हैं लॉरेंज फोर्स। तो अब हमारे पास आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन का जब यूज करेंगे तो हमारे पास नेट फोर्स इज इक्वल टू आएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू होता है क्यू ई, और मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू होता है क्यू इनटू में भी क्रॉस बी। बोलो यही होता है, क्यू और क्यू दोनों जगह पर है तो कॉमन ले सकते हैं, और जब कॉमन लेंगे क्यू तो हमारे पास क्या होगा, ई प्लस भी क्रॉस बी। और ये फॉर्मूला आप जो है वो याद कर लीजिए, फॉर्मूला जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव में आपको 4 ऑप्शन देगा और पूछ देगा कि कौन सा लॉरेंज फोर्स को डिनोट करता है, तो लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सवाल का एक पार्ट खत्म हुआ, इसमें दूसरा पार्ट भी है। दूसरा पार्ट में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड का बात नहीं किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कहानी यहीं तक था, जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री मारेगा तब उस पर जो है वो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम लोगों के पास 3 केस है। पहला केस क्या बोलता है कि हमारे पास अगर चार्ज पार्टिकल के दौड़ने का रफ्तार और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो। दूसरा केस क्या बोलता है कि चार्ज पार्टिकल के दौड़ने का रफ्तार और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो। तीसरा केस क्या बोलता है कि चार्ज पार्टिकल के दौड़ने का रफ्तार और हमारा मैग्नेटिक फील्ड दोनों जो हो वो परपेंडिकुलर हो, दोनों क्या हो, परपेंडिकुलर, पहला सेम डायरेक्शन, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन, तीसरा 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर। तब क्या होगा, तो हम कहेंगे कि जब सेम डायरेक्शन में होगा तब थीटा का वैल्यू होगा 0 डिग्री। अगर यहाँ पर हम फोर्स निकालेंगे तो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू में भी क्रॉस बी। तो हमारे पास हो जाएगा, क्या होगा, Q इंटू में क्रॉस प्रोडक्ट हटेगा तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा, फिर बोलेंगे Q भी बी। अच्छा आगे लिखते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास है क्या है, Q भी बी साइन थीटा। जब यहां पर लिखेंगे तो फोर्स इज इक्वल टू Q भी बी साइन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है, 0 डिग्री, पुट कर देते हैं 0 डिग्री, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q भी बी साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0। अब यहां पर देखो 0 से टकराएगा, 0 में मिल जाएगा, तो ये पूरा गुना करने पर क्या आएगा, 0, मतलब डायरेक्शन सेम तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, तो ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स सेम डायरेक्शन में नहीं लगेगा। दूसरा है अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री। फॉर्मूला लिखेंगे, फोर्स इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा, तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा का वैल्यू है 180 डिग्री, तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन 180 का वैल्यू होता है 0, और 0 से टकराएगा तो 0 में मिल जाएगा, तो ये हमारा जो है वो क्या आ जाएगा, 0, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में भी कोई फोर्स नहीं लगेगा। तीसरा हमारा जो है वो परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पर, और जब 90 डिग्री पर होगा तो फोर्स लिखेंगे क्यू भी बी साइन थीटा, और फोर्स इज इक्वल टू क्यू भी बी
साइन थीटा का वैल्यू इस केस में क्या है 90 डिग्री। तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू भी बी, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1। तो हमारे पास जो फोर्स का वैल्यू आया है वो है क्यू भी बी, और इस केस में जो फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा। और हमारे पास क्या बोल सकते हैं कि जब फोर्स 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर लगता है तो उस केस में हमारा जो बॉडी है वो कौन सा मोशन करता है, तो हम कहेंगे कि उस केस में बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन करता है। कैसा मोशन करता है सर्कुलर। आपको दो ऑब्जेक्टिव का सवाल बताते हैं। क्या पूछता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में किस तरीके से एंटर करेगा, किस तरीके से दौड़ेगा कि उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। तो कोई भी फोर्स नहीं लगेगा मतलब कि सेम डायरेक्शन में होगा, एंगल 0 डिग्री होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा और एंगल 180 डिग्री होगा। ये दो ऐसा केस है जहां पर फोर्स नहीं लगता है। इसी को दूसरी तरीके से किस तरह से पूछ सकता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में किस तरीके से एंट्री करेगा उस पर मैक्सिमम फोर्स लगेगा। तो क्या हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हो जाएगा 90 डिग्री, या फिर हम बोलेंगे सिर्फ पूछेगा कि फोर्स लगेगा तो ये और ये कंडीशन को छोड़ करके बाकी किसी भी कंडीशन में एंट्री मारेगा तो उस पर फोर्स लगेगा। ठीक है, चलो तो 5 मार्क्स का सवाल कंप्लीट हुआ। अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट सवाल है, और नेक्स्ट सवाल हमारे पास जो है वो क्या है 46 नंबर। देखो भाई ऑप्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम क्या देख रहे हैं ऑप्टिक्स से जो है वो 2 सवाल पूछ दिया है, सिर्फ रे ऑप्टिक्स से, वेव ऑप्टिक्स से भी पूछा है। हम तो 5 नंबर वाला में देख रहे हैं कि 3 सवाल पूछ दिया, 15 नंबर तो सिर्फ हमारा ऑप्टिक्स से आया है, रे और वेव मिला करके, और वो भी सेक्शन डी में। ए बी सी में तो आया है तो उसको तो तुम छोड़ ही दो, सेक्शन डी में ऑप्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिक्स तुम पढ़ करके जाना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को जो है वो बोल रहा है कि डिराइव मिरर फॉर्मूला, और एक छोटे से बात के साथ दूसरा एक छोटा सा न्यूमेरिकल इसमें डाल दिया है। आप लोग को न्यूमेरिकल भी निकालना है। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं कि मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v प्लस में 1/u। तो मिरर फॉर्मूला है क्या, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच का रिश्ता, बीच का रिलेशन, इसी को कहते हैं मिरर फॉर्मूला। उसी को मैंने अंग्रेजी में लिख दिया है कि फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच के रिश्ते को ही कहते हैं मिरर फॉर्मूला। अब इसको जो है वो हम लोग डिराइव करते हैं। डिराइव करने के लिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर ले सकते हैं, लेकिन आपके सवाल में बोल दिया है कि यहाँ पर कॉनकेव मिरर है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लेंगे कॉनकेव मिरर। तो हमने एक कॉनकेव मिरर लिया है। डेरिवेशन के लिए जो फिगर बनाना है यहाँ आपका बनाया हुआ है। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं अप्रोक्सीमेशन से, पर ये जो है वो बहुत ही आसान है। इसके लिए क्या करना है, आपको सिमिलैरिटी आना चाहिए, समरूपता, समरूपता आना चाहिए। तो सबसे पहले है हम 2 ट्राइंगल ले रहे हैं। कौन कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं ध्यान से समझिएगा। ट्राइंगल ले रहे हैं, हम बोलेंगे कि हमारे पास जो ट्राइंगल है, कौन कौन सा ट्राइंगल है, तो बोलेंगे इन ट्राइंगल ए बी पी, ए बी पी, ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल कौन सा है ए डैश बी डैश पी। तो बोलेंगे ए डैश बी डैश पी। आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि ए बी से हम लोग ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और ए डैश बी से इमेज को। चलिए आगे अगर हम देखेंगे तो इन ट्राइंगल में क्या है कि यहाँ पर जो है वो आपका 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पर जो है वो आपका 90 डिग्री बन रहा है। तो दोनों जगह 90 डिग्री बन रहा है, तो हम बोलेंगे एंगल ए बी पी इज इक्वल टू है ए डैश बी डैश पी इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री है। आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है उसे क्या बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है एंगल आई और एंगल आर क्या होता है बराबर। तो हम बोलेंगे कि एंगल ए पी बी इज इक्वल टू होगा एंगल ए डैश पी बी इज इक्वल टू एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। जब दो एंगल बराबर हो गया तो हमारा ट्राइंगल ए बी पी जो है वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल ए बी पी ए डैश बी डैश पी के। क्राइटेरिया क्या लगा है एंगल, एंगल दो एंगल हमने बराबर किया है। फिर क्या बोलेंगे कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होता है तो उसका रेशियो, उसका अनुपात क्या होता है बराबर। तो बोलेंगे इसका जो रेशियो होगा ए बी अपॉन में
ए डाइस बी डाइस जो होगा वो बराबर हो जाएगा हमारे पास, क्या इसके बराबर होगा, तो कहेंगे बीपी अपॉन में बी डाइस पी के बराबर होगा। इसे कह देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग को फिर से सिमिलर करना है, लेकिन ट्रायंगल एक सेम लेंगे और एक अलग लेंगे। कौन सा सेम लेंगे, ध्यान से देखिएगा। बोलेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी, यहीं तक ले रहे हैं, तो ये हो गया ए बी सी। दूसरा हो जाएगा ए डाइस बी डाइस सी, तो ये हो जाएगा ट्रायंगल ए डाइस बी डाइस सी में। दोनों ट्रायंगल को लेते हैं। अब इसमें जो है वो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर जो है वो 90 डिग्री बन रहा है, और ए डाइस बी डाइस सी में अगर इधर भी 90 डिग्री बन रहा है, तो हमारे पास है एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डाइस बी डाइस सी। दोनों का दोनों क्या है, 90 डिग्री। फिर यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो हमारा एंगल है और ये जो हमारा एंगल है क्या बराबर होगा, बिल्कुल वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, दोनों का दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो हम बराबर कर देते हैं, तो बोलेंगे एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए डाइस सी बी, और ये हमारे पास ब्रैकेट में लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। भी वो सी का मतलब है वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो एंगल बराबर हो गया तो हमारा ट्राइंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। तो बोलेंगे हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है, किसके सिमिलर है, ए डाइस बी डाइस सी के सिमिलर है। अब हम बोलेंगे कि हमारे पास जब दो ट्राइंगल सिमिलर है तो क्राइटेरिया क्या लगा है, एंगल का क्राइटेरिया लगा है। जब एंगल का क्राइटेरिया लगा तो हम बोलेंगे कि इसका अनुपात, इसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे ए बी अपॉन में हमारे पास क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ए बी अपॉन में ए डाइस बी डाइस, तो लेंगे यहां से ए डाइस बी डाइस बराबर होगा हमारे पास बी सी अपॉन में क्या हो जाएगा, बी डाइस सी। इसे बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। पहले इक्वेशन और दूसरे को ध्यान से देखियो, क्या इसका LHS और क्या इसका LHS बराबर है, हाँ बिल्कुल बराबर है। तो इसका RHS और इसके RHS को हम बराबर कर सकते हैं, गणित का नियम कहता है। तो बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, पहले और दूसरे वाले इक्वेशन से बोलेंगे कि LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा। इसका RHS क्या है, तो बोलेंगे BP अपॉन में B डाइस P, और इसका RHS क्या है, BC अपॉन में B डाइस C। अब हम लोग क्या बोलेंगे कि ये BP अपॉन में B डाइस P, LHS को हमने सेम लिखा है लेकिन RHS में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। क्या करेंगे कि ये हमारा BC है, BC का मतलब क्या है, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस को हमने क्या बोला है, BC। इस BC को हम क्या लिख सकते हैं, ये P से लेकर के B हो जाएगा। P से B में अगर हम P से C वाला पार्ट, इतना पार्ट को अगर हम घटा देते हैं तो क्या ये वाला बचेगा, बिल्कुल। तो हमने क्या किया कि P से लेकर के C में हमने P से लेकर के B वाला जो पार्ट है, अच्छा ये हमारा जो है वो उल्टा लिखा गया, इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमने क्या किया है, P से लेकर के B में हमने P से लेकर के C तक का पार्ट जो है वो माइनस कर देंगे। तो ये P से लेकर के B में P से लेकर के C तक का जो पार्ट है वो माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा, BC। तब यहां से यहां तक का ये पार्ट बचेगा। उसी तरह से B डाइस C का मतलब क्या है, B डाइस C जो है वो B डाइस यहाँ पर है और C जो यहाँ पर है इसकी बात कर रहा है। और इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, P से लेकर के C तक, यहां तक में P से लेकर के B डाइस को माइनस कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा P से लेकर के C तक में क्या करेंगे, P से लेकर के B डाइस को माइनस कर देंगे। तब हमारे पास क्या बचेगा, B डाइस C। बोलो यही बचेगा, हाँ। अब हम लोग को लिखना है साइन कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन के आधार से हम क्या लिखेंगे, हमारा जो BP है वो क्या है, पॉइंट B, AB हमारा ऑब्जेक्ट है, तो B से लेकर के P तक का डिस्टेंस होगा जिसे हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को U से डिनोट करते हैं। B डाइस P क्या है,
ए डैश बी जो हमारा है वो इमेज है, और यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस बी डैश से लेकर के पी तक का जो डिस्टेंस होगा वो इमेज डिस्टेंस होगा, जिसे हम भी से रिप्रेजेंट करेंगे। इक्वल टू पी बी क्या है, तो फिर से बोलेंगे कि हमारा जो पी से बी, बी पर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, माइनस पीसी क्या है, पी से सी तक, सी को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये जो दूरी होता है यहां से यहां का दूरी कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये हमारा पीसी जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, और फिर से यहां भी पीसी है तो ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। और पीबी डैश क्या है, तो हम बोलेंगे कि बी डैश जो है वो यहाँ पर इमेज रखा हुआ है, तो यहां से यहां का जो दूरी होगा इमेज डिस्टेंस होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे भी। और भी कहानी सुनो, माइनस प्लस कैसे लेते हैं, तो अगर मिरर से लेफ्ट साइड हो, मिरर से किधर हो, लेफ्ट साइड, वैसे तो हमने आपको ट्रिक बता रखा है 16 दिन 16 मैराथन में, तो अगर मिरर के लेफ्ट साइड में हो सिंपल भाषा में तो माइनस में लेते हैं, और अगर मिरर के राइट साइड में हो तो क्या होता है, प्लस में। ध्यान दो, मिरर के राइट साइड में तो कुछ नहीं है, मतलब कोई भी प्लस में नहीं होगा, और मिरर के लेफ्ट साइड में सारा कुछ है, तो सारा क्या होगा, माइनस में। तो हम क्या करेंगे, इसके भी आगे माइनस लगाएंगे, इसके भी आगे माइनस लगाएंगे, इसके भी आगे माइनस लगाएंगे, इसके भी आगे माइनस, यहां पर भी माइनस होगा, और यहां पर भी क्या होगा, माइनस। क्या इतनी कहानी क्लियर है? बिल्कुल भाई क्लियर है। अब हम लोग को जो है वो जो जो कटेगा उसको काट दो, तो कौन कौन सा पार्ट जो है वो यहाँ से कट रहा है, तो हम कहेंगे कि ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, ये माइनस। अच्छा, क्या हम इसे काट सकते हैं? नहीं, यहाँ पर सबसे पहले जो है हमें गुना करना पड़ेगा। तो क्या क्या बच गया है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो बचा है LHS में बचा है u बाई में भी इज इक्वल टू RHS में क्या है, माइनस u, और ये हमारा माइनस माइनस प्लस का r, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस u और माइनस माइनस प्लस का r। नीचे फिर क्या है, हमारे पास नीचे है माइनस r और माइनस माइनस प्लस का v, तो ये हमारे पास है माइनस r और प्लस का v। तो u बाई में v इज इक्वल टू, माइनस को कॉमन ले लो, तो u माइनस में क्या आएगा, r, फिर नीचे से माइनस कॉमन ले लो, तो r माइनस में क्या आएगा, v, माइनस से माइनस काट दो, तो u अपॉन में v इज इक्वल टू u माइनस r अपॉन में r माइनस में v। बोलो यही होगा। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो u वाला जो पार्ट है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा r माइनस v के साथ, और ये जो v वाला जो पार्ट है वो मल्टीप्लाई होगा u माइनस r के साथ, ऊपर वाले के साथ। ये u r बनेगा और ये हमारा u v बनेगा। फिर ध्यान दीजिएगा, ये u क्या बनेगा, v बनेगा, और ये फिर भी r के साथ होगा, तो ये हमारा हो जाएगा vr। बोलो यही होगा। अब ध्यान दो, ये हमारा u भी है, ये भी u भी है, तो u भी वाले को एक साइड ले जाते हैं, इसमें भी r है, इसमें भी r है, तो इस पार्ट को इधर ले आते हैं, तो u r को सेम लिखेंगे, भी r इधर माइनस में है, इधर आ जाएगा तो प्लस में, इधर क्या है u भी इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, तो या r और r दोनों जगह है तो कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा u प्लस भी, u भी और u भी क्या हो जाएगा, 2u भी। r जो हमारा है, r इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकल लेंथ का क्या होता है, डबल, तो r इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू हमारे पास। अच्छा, यहाँ तो और कुछ भी है तो इसे भी लिखना पड़ेगा भाई, तो हमारे पास ब्रैकेट में है u क्या है, u प्लस भी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 2u भी। अब ये 2 से 2 डिलीट हो गया, हमारे पास 2 से 2 क्या हो गया, डिलीट, f इंटू में u प्लस भी इज इक्वल टू u भी। यही बचा है, लास्ट स्टेप है, ध्यान से समझना। ये जो f है इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। ये जो u भी जो है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में। किसके नीचे आएगा, दो टर्म है तो दोनों के नीचे आएगा, तो ये जो u भी है एक बार हम u के नीचे लगा देंगे u भी, और एक बार हम भी के नीचे लगा देंगे u भी। तो हमने काम कैसे किया, f इधर मल्टीप्लाई इधर आया डिवाइड में, u भी था मल्टीप्लाई इधर आया तो u के नीचे आया और फिर भी के नीचे आया।
u से u उड़ा दो, v से v उड़ा दो, तो 1/v प्लस में 1/u इज इक्वल टू 1/f। बोलो यही है। तो इसी को हम लोग कहते हैं मिरर फॉर्मूला। इसके नीचे आपको लैंग्वेज लिखना है, भाषा। कैसे लिखेंगे? तो बोलेंगे दिस इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला यूज्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ मिरर with proper shine कन्वेंशन। इसको जो है वो मिरर फॉर्मूला कहते हैं। इसको जो है वो सभी टाइप्स ऑफ मिरर में यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ में। अब हम लोग को जो है इस फॉर्मूला में जो है, इस सवाल में जो है वो एक और पार्ट दिया हुआ था, जिसमें हम लोग को जो है वो न्यूमेरिकल बनाना है। क्या बोल रहा है? मिरर फॉर्मूला डिराइव कीजिए। कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, और हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो क्या है? 25 सेंटीमीटर। पोजीशन ऑफ इमेज निकालना है, मैग्निफिकेशन निकालना है, स्टेट वेदर द इमेज इज रियल और वर्चुअल एंड अपराइट और इन्वर्टेड। बहुत सारा सवाल पूछा है। गिवन में क्या दिया है? हमारे पास फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो चलो ले लेते हैं। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। अच्छा, फोकल लेंथ हमारे पास जो है वो 15 सेंटीमीटर है, और हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो कितना है? 25 सेंटीमीटर। हमें इमेज पूछा है, कहां पर बनेगा? मैग्निफिकेशन पूछा है, क्या होगा, और साथ में पूछा है कि नेचर क्या होगा। तो लिख देते हैं कि ये जो इसका है वो नेचर जो है वो क्या होगा? नेचर। तो ध्यान दीजिएगा, बोलेंगे बाय मिरर फॉर्मूला के हिसाब से 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v प्लस में 1/u। तो 1/f। ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास कॉनकेव मिरर है तो इसका फोकल लेंथ प्लस में होता है या माइनस में? सबसे पहले तो बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा माइनस होता है, तो ये माइनस हो गया। फोकल लेंथ कॉनकेव का जो होता है ये भी माइनस में होता है, तो कॉनकेव के लिए क्या लिखेंगे? माइनस में। तो यहां पर हम लोग पुट करेंगे -15 इज इक्वल टू 1/v का जो वैल्यू है वो हमें निकालना है, प्लस 1/u का वैल्यू हमें कितना दिया है? -25। तो -1/15 इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस 1/25। ये पार्ट माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में। तो क्या बनेगा? 1/25 प्लस में, और माइनस में यहाँ पर क्या है? 1/15 इज इक्वल टू 1/ में क्या हो गया? v। 15 और 25 का एलसीएम कितना आएगा? 75। 25 से 75 3 बार में जाएगा, और 15 से 75 5 बार में जाएगा, इज इक्वल टू 1/ में v। 3 - 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? -2/ में 75 इज इक्वल टू 1/ में v। तो हमारे पास v इज इक्वल टू आएगा 75 में 2 माइनस में, ये हो गया सेंटीमीटर। अब डिवाइड कीजिएगा तो 37.5 आएगा, डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। चलो अच्छा लिख देते हैं। तो v इज इक्वल टू -37.5 सेंटीमीटर। लेकिन हमें यहीं तक नहीं रुकना है, मैग्निफिकेशन भी निकालना है। तो बोलेंगे नाउ m इज इक्वल टू होता है -v/में u मिरर के लिए। तो हमारे पास हो जाएगा माइनस v का जो वैल्यू है वो अभी अभी हम लोग निकाले हैं। पॉइंट वाला पुट करने से अच्छा है कि फ्रैक्शन वाला पुट करो, गुना भाग करने में अच्छा रहेगा। तो 37.5 के जगह पर हम पुट कर रहे हैं -75/2। फिर हमारे पास नीचे है u, और u का वैल्यू सवाल में कितना दिया है? -25। तो ये हमारे पास हो जाएगा गुना में, माइनस को पहले लिख देते हैं, और ये है 25। बोलो यही होगा? अरे होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो सबसे पहले माइनस से माइनस उड़ा दो, 25 से ये जो है वो 3 बार में कटेगा। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू आ गया है -3/ में 2। कितना आ गया है? 3/ में 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा -1.5 सेंटीमीटर।
मीटर। तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया, -1.5 सेंटीमीटर, यही आया है। अब हम लोग को जो है वो नेचर बताना है, नेचर बताना है। नेचर कैसे लिखेंगे, हमने क्या देखा कि हमारा जो भी का वैल्यू है वो माइनस है, क्या है, माइनस। और जब इमेज डिस्टेंस हमारा माइनस में होता है तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो इमेज है वो मिरर के आगे बना है। जब इमेज डिस्टेंस हमारे पास जब इमेज डिस्टेंस माइनस में होता है तो हम कहते हैं कि हमारा जो इमेज है वो मिरर के आगे बना है। और आगे बनने वाले जितने भी इमेज होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहाँ पर जो बनेगा वो कैसा बनेगा, हम बोलेंगे कि ये जो हमारा होगा वो रियल, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। वहां पर क्वेश्चन में एक सवाल, एक वर्ड लिखा हुआ था, वर्ड क्या था, अपराइट। अपराइट का मतलब होता है सीधा, लेकिन यहाँ इमेज बन रहा है उल्टा, सीधा नहीं बन रहा है, ठीक है। अब हम लोग का जो है वो नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल जो है वो हमारे पास वेव ऑप्टिक्स से पूछा है 47 नंबर में। डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट बताना है, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड जो है वो डेरिवेशन करना है। बहुत ही छोटा सा डेरिवेशन है, पूरा 5 मार्क्स दे करके जाएगा और इम्पॉर्टेंट है, बहुत दिनों के बाद इसको याद किया है तो जरूरी है कि आपको जो है ये सारा जो है वो कर करके जाना है, ठीक है। तो इसको जो है आप करके जाइएगा। सबसे पहले हमने डिफ्रेक्शन का डेफिनेशन लिख दिया है कि जब कोई लाइट कॉर्नर से पास करता है तो वो बैंड हो जाता है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था रे ऑप्टिक्स में कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलता है, लेकिन डिफ्रेक्शन बताता है कि लाइट जो है वो डज नॉट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट जो हमारा है वो स्ट्रेट लाइन में चलता नहीं है। कौन बताता है, डिफ्रेक्शन। अब यहाँ पर जो है वो दो तरह का बैंड बनता है जिसे हम फ्रिंज का नाम देते हैं। तो फ्रिंज का मतलब है बैंड, एक होगा ब्राइट बैंड, दूसरा होगा डार्क बैंड। तो ध्यान दीजिएगा, जहां पर ब्राइट फ्रिंज बनता है वहां पर मैक्सिमा होता है, और जहां पर डार्क फ्रिंज बनता है वहां पर क्या होता है, मिनिमा। और ये जो मैक्सिमा मिनिमा है वो अल्टरनेट होता है। अल्टरनेट का मतलब है एक एक छोड़ करके, एक ब्राइट फिर डार्क, फिर ब्राइट फिर डार्क, फिर ब्राइट फिर डार्क, इस तरीके से जो है यहाँ पर बनता है। इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन में फर्क क्या है, इंटरफेरेंस में जितना मोटा मेरा ब्राइट बैंड रहेगा उतना ही मोटा मेरा डार्क रहेगा। लेकिन डिफ्रेक्शन में क्या होता है कि जितना मोटा मेरा ब्राइट रहेगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा वैसे वैसे मोटाई जो है वो घटेगा। जैसे यहाँ पर देखो क्या हमने दिखाया है आपको, हमारे पास जो है यहाँ से जो है वो लाइट आ रहा है, लाइट हमारा जो है वो इन्फिनिटी से आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं सोर्स एट इनफिनिटी। हमारा जो सोर्स है वो इन्फिनिटी पर है, और इन्फिनिटी से जब कोई लाइट आता है तो पैरेलल आता है। तो हमने मान लिया कि ये जो डॉटेड लाइन है यहाँ से जो लाइट है वो पैरेलल आ रहा है, पैरेलल आ रहा है। बीच में हम लोग जो है एक कन्वर्जिंग लेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस लगा दिए। तो यहाँ से जो लाइट है वो कन्वर्ज कर गया, और किस पॉइंट पर कन्वर्ज किया है, ओ पर। तो ओ पर कन्वर्ज किया है, तो ये जो मेरा पॉइंट होगा यहाँ पर ब्राइट बैंड बनेगा, यहाँ पर जो है वो कैसा बैंड बनेगा, ब्राइट बैंड बनेगा, जिसे हम सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं, क्योंकि जहां पर ब्राइट बैंड बनता है वहां पर मैक्सिमा होता है, और ये बीच में है इसीलिए इसको सेंट्रल मैक्सिमा बोलेंगे। लेकिन हमको जो है वो निकालना है कि पॉइंट पी पर, क्योंकि डिफ्रेक्शन का मतलब क्या होता है कि जब किसी कॉर्नर से पास करेगा तो ये जो हमारा लाइट है वो मुड़ जाएगा, बेंड कर जाएगा। तो ध्यान दो, ये हमको निकालना है कि पॉइंट पी पर जो है ब्राइट बैंड बनेगा, यहीं पर निकालना है, हमें फाइंड करना है कि पॉइंट पी पर ब्राइट बैंड बनेगा या डार्क बनेगा, यही हमें कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, एक बार मान लेंगे कि यहाँ पर ब्राइट बन रहा है, और एक बार क्या मानेंगे कि यहाँ पर क्या बन रहा है, डार्क। लेकिन इसको मानने के लिए हम कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए पाथ डिफरेंस होता है। क्या होता है, पाथ डिफरेंस। अगर पाथ में डिफरेंस है तो उसके लिए कुछ कंडीशन होते हैं। आगे ध्यान दो, हम लोग जो है वो दोनों कंडीशन लिख करके रखे हैं कि मैक्सिमा का क्या कंडीशन है, मिनिमा का क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले हमें पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो चलो पाथ डिफरेंस की ओर चलते हैं। तो पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो ये जो हमारा है वो पहला लाइट जा रहा है, ये जो हमारा है वो दूसरा लाइट जा रहा है, और ये जो हमारा पार्ट होगा वो डॉटेड लाइन होगा। यहाँ पर जो है वो दो अलग अलग स्लिट नहीं है, एक ही स्लिट है। यहाँ पर जो है वो दो अलग अलग स्लिट नहीं है बल्कि एक ही स्लिट है।
स्लिट का मतलब होता है छिद्र, यहाँ पर एक ही छिद्र है, ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ जो है वो एक ही छिद्र है। अब ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास जो है पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस कैसे निकालना है, यहां से जो है एक परपेंडिकुलर डाल देंगे। जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो आपको फिगर को एज्यूम करके लग रहा होगा कि ये जो लंबाई है यहां से यहां तक और ये जो लंबाई है वो दोनों बराबर है। ये दोनों किसकी लंबाई है, लाइट जा रहा है, किरण जा रहा है। तो ध्यान दो, ये जो लंबाई है और ये जो लंबाई है दोनों का दोनों बराबर है। यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर डाला है, 90 डिग्री डाला है, ये ए है, बी है, सी है, इस पॉइंट को हम कह देते हैं एम। तो पाथ में डिफरेंस कितना है, तो नीचे वाला जो पार्ट है वो ऊपर वाले पार्ट से इतना ज्यादा है, जिसे हमने क्या नाम दिया है, bm। तो पाथ डिफरेंस निकालना है, मतलब bm का हमको वैल्यू निकालना है। निकालने के लिए क्या बोलेंगे, एक ट्राइंगल ले लेंगे। ट्राइंगल में हम लोग बोलेंगे इन ट्राइंगल, सबसे पहले लिख देते हैं कि पहले हम लोग जो है वो पाथ डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो बोलेंगे फॉर पाथ डिफरेंस, फॉर पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस के लिए, पाथ डिफरेंस के लिए बोलेंगे इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, यहां ध्यान दीजिएगा, ए बी एम, या फिर लिख सकते हैं ए एम बी में। तो हम बोलेंगे कि ये जो हमारे पास है वो है ए एम बी में। ए एम बी जब लेंगे तो क्या लेंगे, तो हम बोलेंगे कि हमको जो है वो बी एम का वैल्यू निकालना है, और दिया कौन सा है, ये जो लंबाई है वो ए दिया हुआ है, ये जो एंगल होगा वो मेरा थीटा होगा, ये एंगल क्या होगा, थीटा। तो हमको थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर बीएम निकालना है, पाथ डिफरेंस जिसे हमने नाम दिया है, और हमारे पास दिया हुआ है इस 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हमको निकालना है और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस दिया है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस को बोलते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो हमारा है, ध्यान दीजिएगा, थीटा के सामने वाला ये जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास क्या है, बी एम। तो इसे हमने नाम दिया बी एम का, और हाइपोटेनियस हमारा क्या है, 90 डिग्री के सामने वाला ये हाइपोटेनियस होगा, और इस हाइपोटेनियस को हमने क्या नाम दिया है, ए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ए हमारा इधर आ जाएगा, तो बी एम इज इक्वल टू ए साइन थीटा। बोलो आ गया। तो पाथ डिफरेंस का वैल्यू हमें मिल गया है। अब हमारे पास जो है वो दो कंडीशन है, एक है मैक्सिमा का और एक है क्या, मिनिमा का। एक बार पॉइंट पी को हम मान लेंगे कि मैक्सिमम है, वहां पर ब्राइट बैंड जिसको फ्रिंज कहते हैं, ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, और एक बार मान लेंगे कि ये मिनिमा है जहां पर डार्क बैंड, डार्क फ्रिंज बन रहा है। तो बोलेंगे कि जब मैक्सिमा बनेगा तो मैक्सिमा के लिए हमारे पास जो पाथ डिफरेंस होता है, पाथ डिफरेंस का जो वैल्यू होता है वो हमारे पास क्या होता है, 2n+1, और ये हो जाएगा लेम्बड़ा बाई में 2, यही हमारा होता है। फिर बोलेंगे कि हमने जो पाथ डिफरेंस निकाला है ये हमारा है bm इज इक्वल टू 2n+1 लेम्बड़ा बाई में 2। फिर हमारे पास bm का जो वैल्यू है वो है a साइन थीटा इज इक्वल टू 2n+1 लेम्बड़ा बाई में 2। लिख देंगे कि यहाँ पर जो n का जो वैल्यू होगा, n का जो वैल्यू होगा, वेयर n का वैल्यू 1 2 3 4 5 डॉट 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 इसी तरह से बढ़ते रहेगा। ये आपका जो है वो केस हो गया, किसका केस हो गया, मैक्सिमा का। अगर इसी को मिनिमा के लिए देखेंगे तो बोलेंगे पाथ डिफरेंस, डिफरेंस इज इक्वल टू होता है n लिम्बड़ा। एक बात हम आपको बता देते हैं कि इंटरफेरेंस का कंडीशन और हमारा डिफ्रेक्शन का कंडीशन अलग होता है। वहां पर जो है वो माइनस होता है, आप उससे कंपेयर नहीं कीजिएगा, उसका कंडीशन अलग होता है और इसका कंडीशन अलग होता है। पाथ डिफरेंस हमारे पास क्या है, bm इज इक्वल टू क्या है, n लेम्बड़ा। फिर हम बोलेंगे कि bm का वैल्यू हमने निकाला है a साइन थीटा इज इक्वल टू n लेम्बड़ा। तो हमारे पास जो है वो ये हमारा कंडीशन निकल के आया है। फिर बोलेंगे कि वेयर, वेयर जहां पर n का वैल्यू 1 2 3 4 डॉट 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 इसी तरह से बढ़ते रहेगा।
तो ये आपका 5 मार्क्स का था, बिल्कुल ही आसान था, लैंग्वेज आपको बस लिखना था और थोड़ा बहुत। आप जब भी एग्जाम में कोशिश कीजिएगा तो ये जो फिगर है हमेशा बड़ा बनाइएगा। हर बार हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं फिगर हमेशा बड़ा बनाओ, इतना बनाओ कि आधा पेज जो है वो भर जाए, ताकि तुमको जो है वो पेज भरा हुआ लगे, डेरिवेशन जो है वो बड़ा लगे। अब ध्यान दो, हमारे पास आज का जो है वो लास्ट क्वेश्चन है जिसका नाम है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर का रेक्टिफायर क्या होता है? जो एसी से डीसी में, एसी करंट को डीसी में बदल दे, उसी को कहते हैं रेक्टिफायर। डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट होता है, एसी का मतलब एयर कंडीशनर, नहीं अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है? जो एसी से डीसी में बदल दे, इसी को कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें डायोड लगा हुआ रहता है। डायोड को अगर हम फॉरवर्ड बायस्ड में जोड़ते हैं तो ये कंडक्टर की तरह काम करता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल लिखा हुआ है इसे हम काट देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा एरर है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम ये जो प्रिंसिपल लिखा हुआ है इसको हम फिर से लिख देते हैं। प्रिंसिपल जो लिखा हुआ है इसे हम फिर से लिख देते हैं। उसके बाद जो है आप लोग को सारा वर्किंग का काम जो है वो हम करके दिखाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम प्रिंसिपल को जो है वो फिर से लिख देते हैं। प्रिंसिपल क्या बोलता है? बोलता है कि द फॉरवर्ड फॉरवर्ड बाइस्ड पीएन जंक्शन डायोड conducts current but reverse biased pn junction diode diode does not conducts current does not conduct current. This fact is used as principle of pn जंक्शन। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, यहां पर लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। तो ध्यान दीजिए, जब हम पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बाइस्ड में लगाते हैं तो उस कंडीशन में इससे करंट पास होता है, मतलब कंडक्टर की तरह काम करता है। लेकिन हमारा जब रिवर्स बाइस में लगाते हैं तो हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड है वो इंसुलेटर की तरह काम करता है और इससे करंट पास नहीं होता है। फॉरवर्ड बाइस्ड और रिवर्स बाइस क्या होता है? तो हम कह सकते हैं कि जब पी साइड को पॉजिटिव से जोड़ेंगे और एन साइड को नेगेटिव से तो उसको फॉरवर्ड बाइस्ड कहते हैं। लेकिन पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से जोड़ देंगे, जब उल्टा जोड़ेंगे तो इसको कहते हैं रिवर्स बाइस। चलो आगे और हम भी इसमें हम लोग बात करेंगे। तो क्या है ये जो हमारा पार्ट है, इस पोर्शन को हम कह सकते हैं कि ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में दो क्वाइल है, एक हमारा ये पहला क्वाइल है, ये हमारा दूसरा क्वाइल है। जो क्वाइल एसी सप्लाई, एसी इनपुट के साथ जुड़ा हुआ है, इसे हम लोग कहेंगे, क्या बोलेंगे कि ये जो हमारा है वो है प्राइमरी क्वाइल। ये हमारा क्या है? प्राइमरी क्वाइल। और जो क्वाइल डायोड और लोड रेसिस्टेंस के साथ जुड़ा हुआ है इसे हम कहेंगे सेकेंडरी क्वाइल, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका पार्ट होता है, ये जो आपका पार्ट होता है इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मर। ये जो आपका पार्ट है इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर का जो कंस्ट्रक्शन होता है, जिस पार्ट को हम यहाँ पर किए हैं, हेडलाइन किए हैं, वही जो हमारा है वो ट्रांसफॉर्मर का कंस्ट्रक्शन है। क्या बोलता है? ध्यान से देखिए, जब यहाँ एसी सप्लाई से करंट पास होगा तो जब पहले पार्ट में करंट पास होता है तो दूसरे में भी करंट बनता है,
ट्रांसफार्मर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब पहले कॉइल में हमारा करंट पास होता है तो दूसरे में भी बनता है। तो जब दूसरे में हमारा करंट पास होगा तो एसी का पहले पॉजिटिव साइकिल जाएगा, फिर नेगेटिव जाएगा, फिर पॉजिटिव जाएगा, फिर नेगेटिव जाएगा और फिर क्या जाएगा, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल पास होगा तो ऊपर का पार्ट जो हमारा है वो पॉजिटिव की तरह काम करेगा, ऊपर का जो पार्ट है वो हमारा पॉजिटिव की तरह काम करेगा और नीचे वाला नेगेटिव की तरह काम करेगा। और ऊपर वाला जो डायोड है इसका काम है एसी को डीसी में बदलना। ऊपर वाला जो है वो फॉरवर्ड बाइस्ड में रहेगा और नीचे वाला किस में हो जाएगा, रिवर्स बाइस में। तो फॉरवर्ड बाइस्ड में करंट इससे पास होगा, लेकिन ये रिवर्स बाइस में है जिसके कारण से इससे करंट पास नहीं होगा। मतलब कि ये जो हमारा है वो अभी काम कर रहा नहीं है। लेकिन जब हमारा एसी का नेगेटिव हाफ साइकिल पास होगा, कौन सा पास होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल, उस कंडीशन में ऊपर वाला जो हमारा पार्ट है, ऊपर वाला जो हमारा पार्ट है वो हो जाएगा नेगेटिव में और नीचे वाला पार्ट किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में। दूसरा कंडीशन में जब नेगेटिव हाफ साइकिल पास होगा उस कंडीशन में ये डायोड जो है वो रिवर्स बाइस में हो जाएगा और ये डायोड जो है वो किस में हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस में। उस कंडीशन में ये जो है वो काम करेगा लेकिन पहला वाला काम नहीं करेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल पास होगा उस समय डायोड D1 काम करेगा और जब नेगेटिव पास होगा उस समय D2, फिर पॉजिटिव पास होगा उस समय D1, फिर नेगेटिव में D2, फिर पॉजिटिव में हमारा कौन सा हो जाएगा, D1। और इस तरीके से हमारा जो है एसी इनपुट जो है वो किस में बदल जाएगा, डीसी में बदल जाएगा। और इसीलिए हम लोग जो है फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड लगाते हैं और हाफ वेव में कितना होता है, 1 डायोड। हमने यहाँ पर जो है वर्किंग का जितना भी काम है सारा लाइन बाय लाइन लिख दिया है, थोड़ा सा जो है वो लंबा है लेकिन आपको याद कर लेना है। और लास्ट में हमने क्या लिखा है, इन दिस वे फुल वेव रेक्टिफायर कन्वर्ट फुल साइकिल ऑफ एसी इनटू डीसी। पूरे साइकिल को एसी को किस में बदलता है, डीसी में। आधा को डायोड D1 बदलता है और आधा को डायोड D2 बदल देता है। अब इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। तो लास्ट का जो पोर्शन है वो ग्राफ वाला है। ग्राफ तो हम आपको समझा ही दिए हैं कि ये जो हमारा है वो है एसी इनपुट है, ये जो आपका है वो डीसी आउटपुट है, ये इनपुट और ये आउटपुट है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जो है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है और पॉजिटिव हाफ साइकिल को कौन बदल रहा है, D1। और नेगेटिव हाफ साइकिल को कौन बदल रहा है, D2। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल को कौन बदल रहा है, D1। नेगेटिव हाफ साइकिल को कौन बदल रहा है, D2। फिर पॉजिटिव वाले को D1। और इस तरीके से ये जो है वो बनता रहेगा। तो आपका जो है वो मॉडल सेट का कहानी जो है वो खत्म होता है। अब आप लोग को जो है वो 16 दिन 16 मैराथन देखना है। जैसे ही 16 दिन 16 मैराथन खत्म होगा हम आपके लिए जो है वो एक बहुत ही अच्छे से सीरीज की प्लानिंग कर रहे हैं जो एग्जाम में आपको जो है वो नंबर को इंक्रीज करवाएगा। डेली लाइव क्लासेस होगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आपके लिए लाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो आज का लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू और तब तक के लिए ओके बाय।